नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस, समझ लीजिए कि सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स में से एक है। हम बात कर रहे हैं भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की। और देखिए, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये भारत की इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो सवाल यही उठता है ना, क्या ये एग्रीमेंट सच में इतना बड़ा है? क्या ये भारत की पूरी इकोनॉमिक तस्वीर को बदल देगा? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए चलिए समझौते की परतें खोलते हैं। तो ठीक है, तैयार हो जाइए। हम इस पूरे ऐतिहासिक समझौते को आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 20 सबसे जरूरी पॉइंट्स में ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये 20 पॉइंट्स समझ लीजिए आपकी मास्टर की हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डील इतनी बड़ी खबर क्यों है और इसका प्रोसेस क्या है। मतलब डील साइन हो गई तो क्या कल से लागू हो जाएगी? देखते हैं। तो देखिए, ये कोई आम एफटीए नहीं है। इसे कहा जा रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशनल माइलस्टोन, एक परिवर्तनकारी मील का पत्थर। इस फ्रेज को, इस टर्म को आप नोट डाउन कर लीजिए। मेंस के जवाब में जब आप ये लिखेंगे ना, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं, बल्कि इस डील का स्ट्रेटेजिक महत्व भी पता है। और हाँ, ईयू हमारा 22वां एफटीए पार्टनर बन गया है। ये प्रीलिम्स का फैक्ट है। अच्छा, एक बहुत ज़रूरी बात, ये एग्रीमेंट अभी लागू नहीं हुआ है। इसका प्रोसेस काफ़ी लंबा और कॉम्प्लेक्स है। सोचिए, पहले लैंग्वेज फाइनल होगी, फिर लीगल स्क्रूटनी, फिर ट्रांसलेशन, और सबसे बड़ी बात, ईयू में 27 देश हैं, तो उन सभी 27 देशों की संसद से और फिर यूरोपियन पार्लियामेंट से भी इसे रेटिफाई कराना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इस पर प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है। तो चलिए अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, सेक्शन 2, भारत की बड़ी जीतें। एग्जाम के लिए ये सेक्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। यहां हम देखेंगे कि इंडिया के लिए इसमें क्या क्या है। बहुत सारे की डेटा पॉइंट्स हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। ये नंबर देखिए, 99.5%। वाह! इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वैल्यू के हिसाब से इंडिया के लगभग सारे एक्सपोर्ट्स को, मतलब करीब करीब 100% एक्सपोर्ट्स को ईयू मार्केट में प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा, जीरो या बहुत कम ड्यूटी पर। ये एक जबरदस्त जीत है। और ये एक्सेस सिर्फ कहने के लिए नहीं है, इसका सीधा सीधा मॉनेटरी वैल्यू है। इस चार्ट को देखिए, अकेले हमारे लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स, मतलब वो सेक्टर्स जहां सबसे ज्यादा जॉब्स हैं, उन्हें $33 बिलियन का बूस्ट मिलने की उम्मीद है। यह हमारी इकोनॉमी के लिए, जॉब्स के लिए कितनी बड़ी बात है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं ये सेक्टर्स? देखिए, टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, एग्री फूड्स, इनको आप एकदम रट लीजिए। मेंस के जवाब में जब आप इन स्पेसिफिक सेक्टर्स का नाम लिखेंगे, तो ये दिखाएगा कि आपने टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ा है। और ये वही सेक्टर्स हैं जो हमारे करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। अच्छा, बात सिर्फ गुड्स की नहीं हो रही है। इंडिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारा सर्विसेज सेक्टर। हम दुनिया का बैक ऑफिस है ना? तो इस डील में हमारे सर्विसेज सेक्टर को 144 सब सेक्टर्स में एंट्री मिली है। आईटी, डिजिटल, एजुकेशन, इन सब में अब हमारे लिए यूए का मार्केट खुल रहा है। और सर्विसेज में एक और बहुत बड़ी जीत है। ये है प्रोफेशनल मोबिलिटी फ्रेमवर्क। ये मॉड फॉर सर्विसेज का हिस्सा है। आसान भाषा में, अब हमारे प्रोफेशनल्स के लिए, जैसे इंजीनियर्स, आईटी एक्सपर्ट्स, डॉक्टर्स, इनके लिए ईयू जाकर काम करना पहले से कई ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये इंडिया के स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि इंडिया को क्या मिला। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक टू वे स्ट्रीट होता है ना, लेन देन होता है। तो अब देखते हैं सेक्शन 3 में कि इंडिया ने क्या कमिटमेंट्स दी हैं और ये डील कितनी बैलेंस्ड है। अब ये स्लाइड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये दिखाती है इंडिया की नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी। देखिए, ईयू अपने मार्केट का 97% खोल रहा है, जबकि इंडिया खोल रहा है 92.1%। ये जो गैप है ना, यही इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी है। हमने ज़्यादा एक्सेस लिया, लेकिन अपने सेंसिटिव सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करते हुए। तो हमने किन सेक्टर्स को बचाया है? डेयरी, सीरियल्स, पोल्ट्री, ये हमारे किसानों के लिए बहुत सेंसिटिव हैं। इन्हें प्रोटेक्शन लिस्ट में रखा गया है। और कुछ सेक्टर्स जैसे ऑटोमोबाइल्स और वाइन्स पर ड्यूटीज धीरे धीरे कम होंगी। इसी को कहते हैं कैलिब्रेटेड लिबरलाइजेशन, मतलब एक सधा हुआ उदारीकरण। ये दिखाता है कि डील करते वक्त हमारे फार्मर्स और एमएसएमईज के हितों का पूरा ध्यान रखा गया।
अच्छा, ट्रेड में सिर्फ टैक्स या टैरिफ ही प्रॉब्लम नहीं होते, एक और बड़ी चीज होती है नॉन टैरिफ बैरियर्स यानी एनटीबीज। ये क्या होते हैं? मान लीजिए ईयू कहता है कि इंडिया से जो आम आएंगे उनकी पैकेजिंग एक खास तरीके से ही होनी चाहिए वरना हम नहीं लेंगे। अब ये टैक्स तो नहीं है पर ये ट्रेड को मुश्किल बना रहा है, तो ये एक एनटीबी है। इस डील का एक बड़ा फोकस इन एनटीबीज को कम करना भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर ये ट्रेड नेगोशिएशंस में हमेशा एक बहुत सेंसिटिव मुद्दा होता है। इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। हमारी जेनेरिक फार्मा इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, तो इस डील में ट्रिप्स कंप्लायंट आईपीआर रेजीम को मेंटेन किया गया है। मतलब हमारे जेनेरिक फार्मा इंडस्ट्री के हितों और हमारी डिजिटल सोवरेनिटी दोनों को प्रोटेक्ट किया गया है, जो कि एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। ओके, तो ट्रेड की बात हो गई। अब आते हैं सेक्शन 4 पे, द स्ट्रेटेजिक बिग पिक्चर। ये वो सेक्शन है जो आपको जियोपॉलिटिक्स के क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाएगा। ये डील सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं है, इसका एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल भी है। आजकल आप एक टर्म बहुत सुन रहे होंगे, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बड़ी बड़ी ग्लोबल कंपनीज अब सिर्फ चाइना पर डिपेंड नहीं रहना चाहती अपनी सप्लाई चेन्स के लिए, वो एक ऑल्टरनेटिव ढूंढ रही हैं। और ये एफटीए इंडिया को उस ट्रस्टेड ऑल्टरनेटिव के रूप में पोजीशन करता है। ये डील ईयू को सिग्नल देती है कि इंडिया इज द नेक्स्ट बिग मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज हब। अब एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है, द ब्रसेल्स इफेक्ट। इसको समझिए। ईयू के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, क्वालिटी को लेकर, एनवायरनमेंट को लेकर, वो इतने हाई होते हैं कि वो डी फैक्टो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बन जाते हैं। तो जब हमारे प्रोडक्ट्स ईयू के स्टैंडर्ड्स को मीट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली यूएस, जापान जैसे दूसरे डेवलप्ड मार्केट्स के लिए भी कंपेटिटिव हो जाएंगे। मतलब एक तीर से दो निशाने। और जरा साइज देखिए इस पार्टनरशिप का। इंडिया दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी, ईयू दूसरी सबसे बड़ी। दोनों को मिला दें तो ग्लोबल जीडीपी का करीब 25% यानी 1/4। ये दिखाता है कि ये पार्टनरशिप कितनी पावरफुल है। तो हमने जीते देख ली, स्ट्रेटेजिक एंगल देख लिया, लेकिन एक बैलेंस जवाब के लिए चैलेंजेस को डिस्कस करना भी उतना ही जरूरी है। तो सेक्शन 5 में हम देखेंगे कि इस रास्ते में हर्डल्स क्या-क्या हैं। अब यहाँ पर ईयू के कुछ रेगुलेशंस हैं जो इंडिया के लिए चैलेंज बन सकते हैं। ये एक्रोनिम्स नोट कर लीजिए। CBAM, CBAM, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक तरह का कार्बन टैक्स है। फिर है EUDR, डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, और CSDD, कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस। कुछ एक्सपर्ट्स इन्हें ग्रीन प्रोटेक्शनिज्म का नाम दे रहे हैं, मतलब एनवायरनमेंट के नाम पर ट्रेड बैरियर्स लगाना। तो इंडिया की मेन चिंताएं क्या हैं? पहली, हमारे स्टील और एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट्स पर ये कार्बन टैक्स लग सकता है। दूसरी, EUDR जैसे रेगुलेशंस का कंप्लायंस बर्डन हमारे छोटे किसानों और MSMEs पर बहुत ज़्यादा आ सकता है। और तीसरी, कुछ देशों को इन नियमों से छूट दी गई है, तो हमें भी वैसी ही पैरिटी मिलनी चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल ये है कि इंडिया कैसे ट्रेड इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स के बीच एक बैलेंस बनाएगा। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वो सवाल है जिसके साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। ये आपके मेंस के जवाब के कंक्लूजन के लिए एक परफेक्ट थॉट है।